सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब की इंतखाबी मुहिम का एक नारा था। वो क्या था जी? और वो नारा ये भी था कि 2 नहीं बल्कि 1 पाकिस्तान। आज मैं इस नारे पर बात करना चाहूँगी थोड़ी डिटेल के साथ, ज़रा गौर से सुनिएगा। 2 नहीं 1 पाकिस्तान, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। 70 साल से ज़ायद हमारे मुल्क के क़याम को हो चुके हैं, लेकिन हमने हमेशा 2 पाकिस्तान ही देखे, और आज तक ये 2 पाकिस्तान ही थे जो इस कौम को एक नहीं कर सके। कौम इन 2 पाकिस्तान की थीरी की बदौलत, जिसको बहुत से लोग थ्योरी भी कहते हैं, बेसिकली इसकी प्रोनाउंसिएशन थीरी होती है, इसलिए मैं थीरी कह रही हूँ। कौम इन 2 पाकिस्तान की थीरी की बदौलत तकसीम दर तकसीम होती चली गई। एक पाकिस्तान वो था जिसमें 2 ख़ानदान आबाद हैं, या कह लें कि हमारे हुक्मरान आबाद हैं, और एक पाकिस्तान वो है जिसमें ये कौम रहती है। दोनों पाकिस्तान के मसाइल अलग है। नाज़रीन, ज़रा गौर से सुनिएगा, समझ जाएंगे आप कि 2 पाकिस्तान, कुछ लोग यहाँ रहते हैं कुछ वहाँ रहते हैं। दोनों पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके मसाइल अलग हैं, दोनों पाकिस्तान के लोगों के कानून अलग हैं, दोनों पाकिस्तान में बसने वालों के उसूल अलग हैं, दोनों पाकिस्तान के लोग भी बहुत अलग हैं। एक पाकिस्तान वो है जहाँ कोई अस्पताल नहीं है, इसलिए कि उस पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स इलाज के लिए कहाँ जाता है? बाहर जाता है। खांसी होती कहाँ जाता है? लंदन जाता है। बुखार हो जाए तो लंदन जाता है। गला ख़राब हो जाए तो भी लंदन जाता है, और लंदन जाने के लिए प्राइवेट जहाज़ों का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। इलाज के लिए बाहर जाते हैं और फिर तंदुरुस्त होकर, और ये कह सकते हैं कि वहीं थोड़ी छुट्टियां भी मना लेते हैं, इंजॉय करते हैं थोड़ा सा, और रिलैक्स होकर फिर वापस आते हैं, वो भी अगर मूड हो। और जब मामला ठीक होते हुए दिखाई देते हैं तब वापस आते हैं, वो भी बड़ी शानो शौकत के साथ। और एक पाकिस्तान वो है जहाँ अस्पताल तो हैं, लेकिन उन अस्पतालों में जो आने वाले मरीज़ हैं कभी फ़र्श पर दम तोड़ते दिखाई देते हैं, कभी बुनियादी सहूलियात ना मिलने की वजह से मर जाते हैं, कभी फ़ीस अदा ना करने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, कभी अस्पताल वाले उनके अजीज़ों पर नए तजर्बे करते दिखाई देते हैं, जिसकी भीड़ कोई ना कोई मरीज़ चढ़ता दिखाई देता है हमें आए रोज़। और एक पाकिस्तान वो है जहाँ अगर कोई जुर्म कर दे तो उसको सज़ा देने वाला कोई नहीं होता। उस पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स खुद को कानून से बालातर समझता है। वो दूसरे पाकिस्तान में रहने वालों के लिए क्या करता है? कानून बनाता है, और वो कानून उस पर लागू नहीं होता। देखें कितना डिस्क्रिमिनेशन। अगर उस शख्स की गाड़ी से कोई मासूम बच्चा कुचला जाए तो वो शहीद कहलाता है, और अगर उस शख्स पर अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात लग जाएं तो वो लीडर कहलाता है। जबकि दूसरे पाकिस्तान में मामूली जुराइम पर भी बड़ी सज़ाएं दी जाती हैं, जैसा कि मॉडल टाउन में हुआ था। क्या जुर्म था? जुर्म सिर्फ इतना था कि गरीब और मुफलिस पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने अमीर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के ख़िलाफ़ एक एहतजाज करने का ऐलान कर दिया था, और देखते ही देखते तकरीबन 14 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरह अमीर पाकिस्तान में रहने वाले एक शख्स ने गरीब पाकिस्तान में वाक़ एक अस्पताल के डॉक्टर को धमकी दी कि उसके अजीज़ की बेटी को अस्पताल से नहीं निकाला जाए, वरना अस्पताल का MS फारिग कर दिया जाएगा। और वही शख्स आज पंजाब का वज़ीर कानून है। अच्छा, एक बात और मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि इन दोनों पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनमें एक बुनियादी फ़र्क है। अमीर पाकिस्तान के अमीर लोग हाकिम हैं, उनका काम ही हुकूमत करना है। वो पैदा ही इसलिए होते हैं कि पहले वो और उसके बाद उनके बच्चे, उनकी आने वाली नस्लें गरीब और मुफलिस पाकिस्तान के लोगों पर हुकूमत कर सकें। इसलिए आज से पहले जितने भी लोग हुकूमत करने आए वो सब अमीर पाकिस्तान से आए, और गरीब पाकिस्तान पर और गरीब पाकिस्तान के गरीब आवाम पर हुकूमत करते रहे, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत। अमीर पाकिस्तान में रहने वाले बेहतरीन और बेदाग लोगों के मसाइल गरीब पाकिस्तान के गरीब लोगों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे उनकी बीमारियां महंगी हैं, वैसे ही उनकी खुशियां और गम भी बहुत महंगे हैं। जैसे उनके रहने का अंदाज़ बहुत आला है, वैसे ही उन पर बनने वाले मुकदमात भी बहुत बुलंद दर्जे के हैं। जबकि गरीब पाकिस्तान के लोगों के मसाइल वही अजीब व गरीब से हैं। जैसे कि गरीब पाकिस्तान में रहने वालों के बहुत सारे मसलों में से एक मसला है जी गरीब मेहनत कश के साथ जिसका इकलौता बेटा
3 साल से कैंसर के मरज में मुब्तला होकर मौत की जिंदा तस्वीर बनकर रह गया। गरीब वालिदैन बेटे के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। इसी तरह गरीब पाकिस्तान में एक इलाका है दीर, और इस इलाके के डोगडरा में 4 साल पहले ज़लज़ले से शदीद मुतासर होने वाले प्राइमरी स्कूल जो कि खंडरात में तब्दील हो गया, वहाँ की मैं बात करी हूँ। सैकड़ों तलबा आज भी टूटी फूटी बिल्डिंग जो कि स्कूल नुमा बिल्डिंग है, वहाँ पे खौफ के साए तले पढ़ने पर मजबूर हैं। बिल्डिंग की हालत इतनी अब तक हो चुकी है कि किसी भी वक्त यकीन जानिए गिर सकती है, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। इसी तरह गरीब पाकिस्तान के कुछ डॉक्टर्स एहतजाज पर हैं, क्योंकि सूबाई वज़ीर सेहत KP के डॉक्टर पर भी मुबैना तशद्दुद के बाद पूरे सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में हड़ताल है, और DHQ अस्पताल अगर मैं इसकी बात करूँ बंद है, OPDs भी बंद हैं, और इस झगड़े की सज़ा गरीब पाकिस्तान के गरीब शहरियों को मिल रही है हमेशा की तरह। इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये मैं बात कर रही थी जी गरीब पाकिस्तान के कुछ गरीब लोगों के कुछ छोटे मोटे गरीब मसाइल के हवाले से। मसाइल भी गरीब हो सकते हैं ना बेचारे गरीब लोगों के। कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जो मौसम के साथ आते हैं। मिसाल के तौर पर सिंध में बारिश हो जाए तो गाँव के गाँव ज़ेरे आब आ जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं, किसानों की जो फसलें हैं वो तबाह हो जाती हैं, लोग भी मर जाते हैं। एक डॉक्टर की गफलत की वजह से पूरे सूबे में अगर हम बात करें एड्स और HIV फैलने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, कई सौ मरीज़ सामने आ जाते हैं। महकमा सेहत गफलत की नींद सो रहा है। थर में बच्चे आए रोज़ मर रहे हैं। वहाँ के लोगों को आदत है कि वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि उनके 4 बच्चों में से 2 की मौत तो लाजमी होनी है। गरीब पाकिस्तान कि अगर मैं बात करूं, वहाँ पे गरीब लोग हैं और वैसे ही मसाइल भी उन गरीब लोगों की तरह उनके मसाइल भी वैसे ही हैं। गरीब पाकिस्तान के गरीब सूबे पंजाब की थोड़ी सूरत हाल मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी। आज भी पंजाब की अगर बात करूँ तो पंजाब में साफ़ पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, जबकि अमीर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आला जो खुद को क्या कहते थे, खादिम आला कहते थे, आजकल लंदन में छुट्टियाँ मना रहे हैं, बल्कि एंजॉय का वर्ड बोल दो तो गलत नहीं होगा, छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था जी, बनाई थी 56 कंपनियां, जिनमें से एक कंपनी थी साफ़ पीने के पानी की, जिसका काम ये था कि आवाम को साफ़ पीने का पानी मुहैया कैसे करना है, नाम से वाज़े हो रहा है, और उसके मंसूबे तरतीब देना था उस कंपनी का नाम, और कंपनियों की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि अमीर पाकिस्तान के वज़ीर आला के अपने अजीज़ बेरोज़गार थे, इसलिए कंपनी तो बननी थी। कंपनी बनी, करोड़ों रुपए उन कंपनियों के अखराजात थे, लेकिन पीने का साफ पानी आज तक गरीब पाकिस्तानियों को मुयस्सर नहीं हुआ। इसी तरह अमीर पाकिस्तान के लोग जो 30 साल तक पंजाब के हाकिम बने रहे, उन्होंने 30 साल में अगर कोई बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया, यानी 30 सालों में सबसे बड़ा उनका जो कारनामा था वो है लाहौर की मेट्रो बस। आप ये समझ लें कि 30 सालों में ये सबसे बड़ा काम था जो उन्होंने गरीब पाकिस्तानियों की, गरीब आवाम के लिए सर अंजाम दिया था। गरीब पाकिस्तान के अस्पतालों की हालत ऐसी थी कि जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अस्पतालों का विजिट करने जाते थे तो उन पर शदीद तनकीद की जाती थी, इसलिए कि मरीज़ उनको अपने मसाइल बताना शुरू कर देते थे। मरीज़ बताते थे कि अमीर पाकिस्तान में जो अमीर हैं, वहाँ की अगर बात करें तो अमीर पाकिस्तान में अमीर लोग गरीब पाकिस्तान में रहने वाले गरीब लोगों पर हुकूमत करते हैं, हाकिम हैं। वो अस्पतालों में जो बेड्स हैं उसको फराहम नहीं कर पा रहे, पूरे नहीं कर पा रहे, और सेवन में धमाका हुआ, लोग लाशों और ज़ख्मियों को बैलगाड़ियों पर लेकर दूसरे इलाके के अस्पताल ले गए। गरीब पाकिस्तान में आज भी गंदम की बोरी नायाब तस्वुर की जाती है। गरीब पाकिस्तान में आज भी गरीब का बच्चा मयारी तालीम हासिल करना एक ख्वाब समझता है। गरीब पाकिस्तान में मजदूरों की बड़ी तादाद बच्चों की है। गरीब पाकिस्तान में हर महीने किसी ना किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाती है। गरीब पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई अस्पताल इंतज़ामिया की गफलत से मारा जाता है। ये वो मसाइल हैं जो आज तक अवाम का मुँह चढ़ा रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पाकिस्तान की जानिब, यानी अमीरों के पाकिस्तान की जानिब। इसमें रहने वाले लोगों के शहाना मसाइल पर बात कर लेते हैं जी। अमीर पाकिस्तान के हाकिमों के साथ जो सबसे बड़ा मसला रहा वो क्या है जी, ज़रा गेस करें नाज़रीन, मैं क्या कहने जा रही हूँ। एहतसाब। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है जी ता क़यामत हुकूमत करना। उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं अदालत, इंसाफ, कानून। अब जो अमीरों के पाकिस्तान का मौजूदा सबसे बड़ा मसला है वो है जी गरीब पाकिस्तान से मुंतखब होने वाला वज़ीर आज़म, गरीब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला चेयरमैन नैब। हमारे पुराने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब
اپنے ملک کے سنگین مسائل آج قوم کو بتا رہے تھے. کیا تھا ان کا انداز, کیا کہنا تھا ان کا؟ ذرا رضا یہ پہلا کلپ چلائیے گا شاہد خاقان عباسی صاحب کا. اچھا ناظرین, اب پرانے اور نئے پاکستان کی بات بعد میں کرتے ہیں. پہلے ذرا شہباز شریف صاحب کے ترجمان شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈیل کا جو کلچر ہے وہ متعارف کروانے والی شیر والی پارٹی مسلم لیگ نون ہی تو ہے. ڈیل کر کے اس ملک سے کوئی فرار ہوا تو کون نظر آ, کون آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب ہی تھے. قوم کے لیے یہ بات کسی خوشخبری سے کم نہیں ہے کہ شہباز شریف پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ بات سچ ہے تو ہم تو کہیں گے کہ شکریہ شہباز شریف صاحب, بہت شکریہ. پیسے واپس کرنے کا چاہے کوئی بھی طریقہ اختیار کریں, لیکن پیسے واپس کر دیں اس قوم کے جو لوٹے ہوئے ہیں غلط طریقے سے. اور اس ملک پر بہت زیادہ قرض ہے, اس قوم کا بچہ مقروض ہے. آپ پیسہ واپس کر دیں اور سیاست سے بے شک ریٹائرڈ ہو جائیں, آپ کی مرضی. یہ آپ کا اس قوم پر میرے خیال سے بہت بڑا احسان ہوگا. اور دوسری بات کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو اس بات کی تردید شہباز شریف صاحب خود کر دیں. چیئرمین نیب کی جانب سے تو موقف سامنے آ چکا ہے کہ ان کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا, کیونکہ انٹرویو لینے والے شخص کا نام جاوید چودھری تھا. اور جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں نواز شریف سے وفاداری کا حق ادا کر دیا, کیونکہ اس کے بعد سے پوری اپوزیشن کو چیئرمین نیب کی ذات پر تنقید کرنے کا موقع لگ گیا ہاتھ. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو آج بہت زیادہ تشویش لاحق ہے, لیکن کاش شاہد خاقان عباسی تو یہ تو تشویش ہے اس وقت لاحق ہوتی جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے اور خود ایک ایئر لائن کے مالک بھی. ان کی اپنی ایئر لائن نے دن دوگنی رات چگنی ترقی کی, لیکن ان کے دور حکومت میں قومی ایئر لائن کا حال کیا تھا بتا دیتے ہیں. قومی ایئر لائن کو دسمبر 2017 میں 360 ارب روپے سے زائد کے خسارے کا سامنا تھا. پی آئی اے کو 2008 کی بات کروں تو 2008 میں 72 ارب روپے خسارے کا سامنا تھا, جو بڑھ کر 31 دسمبر 2017 کو 360 ارب روپے تک پہنچ گیا. 360 ارب. ناظرین, پی آئی اے میں خسارے کی وجہ نہ تجربہ کار اور جو نان پروفیشنلزم اگر میں بات کروں اس کی بات کر لیں گے, یہی لوگ ذمہ دار ہیں. اور تقریباً جو تمام روٹس اور سٹیشنز پر نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا تھا. انجینئرنگ کے شعبے کی بات کریں تو وہاں پہ بھی نااہلی کے باعث قومی ادارے کو 31 ارب روپے کا نقصان پہنچا. اور پی آئی اے میں سابقہ حکومت کی جو غیر ضروری مداخلت تھی وہ بھی بہت بڑی وجہ. کاش شاہد خاقان عباسی صاحب کو تب اتنی ہی تشویش ہو جاتی, لیکن اس پاکستان کا نہیں تھا جس میں وہ رہتے تھے. مسئلہ تھا غریب پاکستان کے, غریب پاکستانیوں کا. بتایا نا, 2 پاکستان, ایک امیروں کا ایک غریبوں کا, کیونکہ یہاں ایک نہیں 2 پاکستان ہیں, ایک نہیں 2 نظام ہیں, ایک نہیں 2 قانون ہیں, ایک نہیں 2 معیار ہیں. شاہد خاقان عباسی کی تشویش یہاں پر افسوس کے ساتھ کہوں گی ختم نہیں ہوئی بلکہ مزید بڑھتی چلی گئی. کیسے؟ رضا دوسرا کلپ چلائیے گا. جھوٹ اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب آپ بول رہے ہیں, میں آپ سے ڈرتی نہیں, اعلان بولوں گی, آپ بول رہے ہیں اور بہت زیادہ بول رہے ہیں. اپنی بدنامیوں کا سہرا کسی اور کے سر آپ یقیناً میں کہوں گی کہ ایسے ڈالتے ہیں جیسے دوسروں کی کامیابیوں کا سہرا آپ لوگ بڑا سمارٹلی, بڑی چالاکی سے, ہوشیاری سے اپنے سر سے جاتے ہیں. جس نیب کی آپ بات کر رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب, اس کو تو آپ نے آج سے پہلے تک مردہ کر کے رکھا ہوا تھا. یہ نیب زرداری صاحب کی حکومت میں صرف نام کا ادارہ رہا ہے. اور نواز شریف کی اگر حکومت کی بات کروں تو نواز شریف کی حکومت میں بھی صرف نام کا ادارہ رہا ہے, اور اس میں نہ جان تھی نہ روح تھی. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی, سپریم کورٹ آف پاکستان کے نیب کے بارے میں یہی ریمارکس تھے آپ کے دور کے نیب کے بارے میں. اب آپ اس حکومت میں جب بھی ادارہ صحیح طور پر ایکٹیو ہوا ہے تو پھر آپ لوگوں کو اپنی سیاست شاید ڈی ایکٹیویٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. اسی لیے آپ لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, چین نہیں آ رہا آپ لوگوں کو تنقید کے پر. اسی لیے نیب آپ کو کھٹک رہا ہے. اور تاریخ گواہ ہے, سیاستدان کو اگر کسی نے, ناظرین ذرا غور سے سنیں گا, سیاستدان کو اگر کسی نے بے عزت کیا تو وہ خود سیاستدان ہے. سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو جتنا بے عزت کیا اتنا کسی نے نہیں کیا, یقین جانیے. اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا یہ ذرا خود دیکھ لیجیے. ناظرین میرا آپ سے سوال ہے, کیا یہ جو تقریر کرتا شخص آپ کو دکھائی دے رہا تھا تصویر کے ساتھ, آواز کے ساتھ سنائی دے رہا تھا, کیا یہ نیب کے چیئرمین تھے؟ کیا یہ کسی عدالت کے جج تھے؟ کیا یہ کوئی فوج کے ترجمان تھے؟ نہیں, یہ ایک سیاستدان تھے جن کا نام ہے
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 बार वजीर आजम बने रहे और आज जेल में हैं अपनी करतूतों की वजह से। जो आपके ताहयात कायद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नून लीग वालों से मैं वो खातिब हूँ जो बातें कर रहे थे बढ़ चढ़ के, और जिस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिस पर ये कीचड़ उछाल रहे हैं, उनका नाम था बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, और ये नवाज शरीफ साहब उन पर अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। फिर आप कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के नैब ने सियासतदानों को बदनाम किया है। नैब ने कहाँ बदनाम किया? ये तो आप लोग हैं जो मुफाद की वजह से अलग हो जाते हैं, मुफाद की वजह से एक हो जाते हैं। आप लोगों के नज़रियात क्या हैं कौम नहीं जानती, आप नहीं जानते। चलें हम आपको दिखा देते हैं, देखिए ज़रा। इसमें तकरीर करने वाला कोई एक शख्स भी ना चेयरमैन नैब था, ना कोई जज था, ना कोई फ़ौजी था, ना कोई साजिशी था, ना ही इमरान खान था और ना ही अवाम थे। ये मेरे आगाज़ में अपने चेहरे पर स्माइल देखिए, लिटरली ये लोग लिटरली आपको हंसा देते हैं कि कभी किसी के दुश्मन, फिर कभी इनकी मोहब्बतें सच्ची हो जाती हैं, ये एक हो जाते हैं अपने मुफाद के लिए। जो कर रहे थे सब कुछ, ये कौन थे? जज थे, इमरान खान साहब थे, अवाम थी। आज तनकीद कर रहे हैं ना इमरान खान साहब पे, ये लोग थे। एक दूसरे को करप्ट कहते रहे, गद्दार कहते रहे, मुल्क का दुश्मन करार देते रहे, जमहूरियत के लिए खतरा करार देते रहे, और फिर जब मुफाद एक हुए तो सियासत भी एक हो गई, एजेंडा भी एक हो गया। अगर आप लोग किसी एक नज़रिए को फॉलो करते तो तब लोग आपको लीडर मानते, रहनुमा मानते। आप तो नज़रिया ज़रूरत के पैरोकार रहे। आप लोग तो खुद एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे, आप लोग तो खुद एक दूसरे की करप्शन पर बात करते रहे, आप लोग तो खुद एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने का दावा करते रहे अलल अलान। फिर आप किसी पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? लेकिन आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुसलसल लगा रहे हैं। कॉन्फिडेंस होता है ना, कहते पीक पे चला जाए तो उसको कई दफ़ा ढिटाई भी कह देते हैं। ढिटाई की एक आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, मिसाल दिखाते हैं। रज़ा क्लिप चलाइए। इससे पहले कि मैं आपके इस इल्ज़ाम का जवाब दूँ, चेयरमैन नैब ने क्या कहा, पहले नाज़रीन वो क्लिप चलाते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। चेयरमैन नैब का क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छा नाज़रीन, ये देखें एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क जो ये बताता है कि सियासत को कारोबार किसने बनाया और किसने सियासत को आवाम की खिदमत समझकर अंजाम दिया। मुल्क का सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल में शायद यही रहा है कि जो भी शख्स यहाँ सियासत में आया उसने सिर्फ सियासत को कारोबार समझकर किया। जो शख्स सियासत में आने से पहले साइकिल की दुकान चलाता था, उसकी आज दुबई में बुलंद इमारतें हैं, और वो इश्तिहारी भी है, फरारी भी है। और वो शख्स नाज़रीन, जिसका कोई शख्स अदाकारी नहीं कर सकता, हर कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता, पढ़ नहीं सकता, किसी शोबे में फिट नहीं हो सकता, उसने क्या किया कि चलें जी कुछ और नहीं करना, सियासत कर लेते हैं। और फिर उसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि लंदन में भी जायदादें बनना शुरू हो गई, उसके बच्चे अरबों पति बन गए। अपोजिशन को जो बुनियादी मसला है वो चेयरमैन नैब ने वाज़े कर दिया। नैब ने किसी कारोबारी शख्सियत के मामलात में आज तक मुदाखलत नहीं की, लेकिन जो शख्स सरकारी ओहदे पर रहा, जो शख्स अवामी नुमाइंदा रहा, जो शख्स अवाम के टैक्स के पैसों का मुहाफिज रहा, जो शख्स कौमी ख़जाने का निगहबान बनकर रहा, उसके असासे बढ़ेंगे तो सवाल तो होगा, और जब सवाल होगा तो फिर होगा जमहूरियत को ख़तरा। असल मसला ही सवाल का है कि सवाल ना करो। जिस टीटी यानी टेलीग्राफ पर ट्रांसफ़र किए चेयरमैन नैब साहब बात कर रहे थे वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सियासत में भी इस टीटी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसका जवाब देने के बजाय क्या कहा गया, देखिए ज़रा। अच्छा नाज़रीन, असल मसला नैब से ये था, असल मसला अपोजिशन का ये था। अपोजिशन का मसला हुकूमत कभी नहीं रही बल्कि महंगाई रही। अपोजिशन का मसला ये है, पूछे जाने वाला सवाल पैसा कहाँ से आया। सलमान शहबाज बेशक पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, लेकिन सलमान शहबाज जिस हस्ती के फर्जंद हैं वो 30 साल तक पंजाब पर हुकूमत करते रहे। सलमान शहबाज के ताया जी 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, और आज जब नैब सवाल कर रही है कि अचानक से बढ़ने वाले असासों की तफसीलात दो, तो फिर नैब को भी गालियाँ, हुकूमत को भी गालियाँ, जमहूरियत भी खतरे में, निज़ाम भी तबाह होने के नज़दीक। नाज़रीन, हमारे मुल्क में एक आम आदमी सिर्फ अपना गुजर बसर कर लेना, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। 3 वक्त का खा ले, त्यौहार पर अच्छा पहन ले, बहन बेटी की शादी कर दे, बच्चों को तालीम दिलवा दे, तो वो सुकून की मौत मर सकता है। मैं बात कर रही हूँ हमारे गरीब पाकिस्तान की, लेकिन इन अमीरों के पाकिस्तान को देखिए, इनके मसले देखिए। स्टूडेंट थे तो 20,000 रुपये बैंक में थे, अचानक कितना इजाफा हुआ और फिर रुका नहीं। ये जो महंगाई है इसकी सबसे बड़ी वजह इनके असासे हैं जिनका जवाब इनके पास नहीं है। ये जो जमहूरियत खतरे में है इसकी सबसे बड़ी वजह इनसे वो पूछा जाने वाला सवाल है, लेकिन अब सवाल का जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं, बड़े सीनियर बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं जिनकी बातें बड़ी समझदारी वाली बातें करते हैं। ज़ाहिर बात है अपनी फील्ड में जब तजर्बाकार होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बोल रहा होता है और लोग आपकी बात सुन रहे होते हैं, मिनुआन आपकी बात पे यकीन कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इतने सीजनड और इतने सीनियर किस्म के लोग भी अपने मुफादात के लिए इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो लिटरली दुख होता है, तकलीफ होती है कि इतने सीनियर लोगों को तो ऐसी बात करनी चाहिए जो कि अच्छी बात हो, समझ वाली बात हो, बल्कि समझाना चाहिए कि गलत बात पर नहीं, उनको समझाना चाहिए कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन जब ऐसे लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, इससे पहले कि मैं किन की बात कर रही हूँ और किन्होंने मेरा दिल इतना दुखाया कि मैं परेशान हो रही थी कि इस तरह के लोग भी ऐसी हरकत कर रहे हैं, उनका क्लिप मैं चलाऊंगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक भुट्टो कार्ड है, तमाम लोग वाकिफ है भुट्टो कार्ड क्या होता है, तमाम लोगों को पता है, सिंध वालों ने तो ज़्यादा पता होएगा कि भुट्टो कार्ड होता है क्या, कि भुट्टो के नाम पे वोट लिया और भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है क्या कि वोट ले लिया। उसके बाद जब आ गए हुकूमत में तो फिर किया कुछ भी नहीं। फिर जब इलेक्शन करीब आएंगे तो भुट्टो जिंदा के नारे लगना शुरू हो जाएंगे। विफाक से डिमोशन हुई, सूबे तक महदूद हो गई। इतनी बड़ी पार्टी जिसको मैं आज भी कहती हूँ इतनी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी कि शायद कोई पार्टी अभी हमारी इतनी बड़ी हमारे पाकिस्तान में नहीं होगी। इतने सीजन लोग इस पार्टी में बैठे हुए शायद किसी और पार्टी में नहीं होंगे। लेकिन चूंकि गलत पॉलिसीज थी और क्या कहते हैं कि गलत डिसीजंस हो सकते हैं, जिनकी बातें ज़्यादातर यही करते हैं गलत डिसीजन गलत पॉलिसीज़, के वो पार्टी विफाक से महदूद होकर एक सूबे तक महदूद होकर रह गई, डिमोशन हो गई। अच्छा जी, भुट्टो कार्ड की तरह आजकल एक नया कार्ड मुतारिफ करवा रहे हैं हमारे ऐसे सियासतदान जो कि इनको मैं मुफाद परस्त कह दूं तो गलत नहीं होगा, जो अपने बेनिफिट्स के लिए सियासत कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए कह रहे हैं निज़ाम नहीं चलेगा, अपने आप को एहतसाब से बचाने के लिए कह रहे हैं कि सिस्टम को ख़तरा है, किसी तरह सिस्टम नहीं चल सकता। इसको ख़तरा है जी, क्योंकि इनका एहतसाब होने जा रहा है, इनको बेसिकली डर है अपने एहतसाब से, इसलिए सिस्टम को ख़तरा है, निज़ाम को ख़तरा है, निज़ाम वाकई इनके मुताबिक नहीं चलेगा। आजकल जो कार्ड नया नाज़रीन मुतारिफ करवाया जा रहा है उस कार्ड का नाम है महंगाई कार्ड, यानी भुट्टो कार्ड की शानदार कामयाबी के बाद अब पेश खिदमत होने जा रहा है एक महंगाई कार्ड। अब महंगाई कार्ड की लॉजिक क्या है, नफ्सियात क्या, जरा सुनिएगा। महंगाई कार्ड की नफ्सियात ये है कि इनको पता है कि अवाम ने तुम्हारे हाथ आना नहीं है, अवाम ने हाथ आना होता, हम पर ट्रस्ट करना होता, एतमाद करना होता तो अवाम हमें इलेक्शन के दिन जाके वोट ना दे देती। अवाम ने तो वोट ही नहीं दिया तो अवाम हमारे हाथ कैसे आएगी। अवाम की दुखती रख क्या है, अवाम का वीक पॉइंट क्या, इस टाइम पे उस वीक पॉइंट को पकड़ लो। वीक पॉइंट क्या है जी, महंगाई है, महंगाई हो रही है, महंगाई 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 का इतना शोर शराबा करें। साढ़े पंजाबी से कहते हैं एना रोला पाओ, एना रोला पाओ, जिन्होंने नहीं समझ आ रही वो भी कह के कुछ हो रहा है। आप इतना शोर डालें, इतना शोर डालें, महंगाई है महंगाई है महंगाई है, कि जिसको नहीं भी लग रहा है कि इतनी महंगाई है वो भी कहे अरे महंगाई है, क्योंकि उसके कानों में इतनी आवाज़ गूंज रही है कि आपकी नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं। लेकिन इन द एंड अपने फ़ायदे के लिए खेल रहे हैं, अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं खेल रहे हैं। और ये जो महंगाई कार्ड है या फिर आप अबू बचाओ मुहिम कह लें, बड़ा एक सोशल मीडिया पे शोर है कि जी अबू बचाओ मुहिम है कि बिलावल के अब्बा जी हैं, उधर से मरियम के अब्बा जी, मुझे तो वो बातें याद आ रही कि माएँ सांझी होती हैं। शायद अभी इस पाकिस्तान में हमारे जो बाप हैं वो भी सांझे हैं कि जी उनके बाप भी ख़तरे में हैं, उनका बाप भी ख़तरे में, एक बाप जेल में जा चुका है, एक बाप को जेल नज़र आ रही है, तो कहते हैं जी माएँ सांझी है ना तो बाप भी सांझे हैं। मरियम का बाप हो कोई बात नहीं, बेटी है वो, बिलावल का बाप हो बेटा है, तो बच्चे माँ बाप को बचाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगे इन सियासतदानों को दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तकलीफ हो रही है कि अगेन हमारा कंधा इस्तेमाल करेंगे अवाम का। अब भी आप अवाम के दुखती रख पे पांव रखेंगे, आप महंगाई कर रहे हैं, महंगाई का जिम्मेदार कौन है, कौन यहां तक लेकर आया महंगाई का जिन जो बोतल में बंद नहीं हो रहा, उसका जिम्मेदार वो है जो 9 महीने पहले पैदा हुआ। 9 महीने में तो बच्चा पैदा होता है नाज़रीन, अभी वो पैदा होकर आई है हुकूमत, 9 महीने बाद जब बच्चा दुनिया में आता है, खाना सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, बात करना सीखता है, ऑब्जर्व करता है। 9 महीने बाद आप उस हुकूमत के पीछे पड़ गए और आप लोग जो सालों से चिपके हुए थे इस हुकूमत को, इस सिस्टम को, आप लोगों पर 1% जिम्मेदारी भी आयद नहीं होती। दिल पर हाथ रखिए नाज़रीन, क्या ये लोग जो निकल रहे हैं आपके कंधों को इस्तेमाल करते हुए अपने अपने बापों को बचाने के लिए, अब्बू तहरीक चलाने के लिए, मुझे तो वो गाना याद आ गया, बचपन में गाना मैंने सुना था, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी। ये जरा पहला क्लिप चलाइएगा रजा। शाह साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, साथ आप अपने 30-31 साल तजर्बे की बात करें, इतनी तो शायद मेरी उम्र होगी जितना आपका तजर्बा है, इसलिए तो मैं परेशान थी
اسی لیے تو میں ڈپریشن میں چلی گئی کہ آپ جیسے لوگ جو کہ اتنا تجربہ رکھتے ہیں جتنی ہم جیسے لوگوں کی عمر ہے, تو آپ لوگوں کو تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ لوگوں کو تو سمجھانا چاہیے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کیا ہے کہ ان کو ووٹ ملا, وہ الیکٹ ہوئے, الیکشن کے بعد وہ آتے ہیں سامنے جن کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں. بہرحال آپ کیا سکھائیں گے, آپ لوگ تو ان کے منہ نہیں بند کرتے جو سلیکٹڈ کہتے ہیں, اور آپ لوگوں کے اپنے جن کو آپ اپنا بڑا کہتے ہیں جو عمر میں آپ سے چھوٹے ہیں لیکن عہدے میں آپ کی اپنی پارٹی میں بڑے بن چکے ہیں, چیئرمین بن چکے ہیں, آپ ان کو نہیں سمجھاتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے سلیکٹڈ کا ورڈ یوز کرنا بہت بڑا کرائم ہے. یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. اور جب بندہ جمہوریت کی ڈیفینیشن کو جانتا ہوگا نا, اس کو ڈیموکریسی کے سپیلنگ بھی آتے ہوں گے, ڈیفینیشن تو اگلا سٹیپ ہے, سپیلنگ بھی آتے ہوں گے, وہ اس طرح کی ٹرمز کا استعمال اعلان کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے. افسوس کے ساتھ میں کہوں گی, آپ نے کہا کہ اپوزیشن کی ایسی بیٹھکیں لگتی رہتی ہیں, ہوتی رہتی ہیں, ان لوگوں کو اتنی پریشانی ہو رہی تھی, حکومت والوں کو میں بتاتی ہوں ان کو کیا پریشانی ہو رہی تھی. جو پی ٹی آئی والے دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً کہیں گے کہ بالکل صحیح بات کری فضا, کہ اسی طرح کی پریشانی ان کو ہو رہی تھی کہ آپ لوگ جو بیٹھک لگا کے بیٹھے تھے نا, آپ لگائیں بیٹھک, 100 بار لگائیں, ملک کے آئیڈیاز ڈسکس کریں, ملک کے لیے, عوام کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے کوئی بات کریں, پاکستان کے لیے کچھ سوچیں. لیکن یہاں پہ آپ نے ایک مہنگائی کے ایشو کو پکڑا, عوام کے کندھے پر پیر رکھا, اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے, اپنی احتساب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ تمام لوگوں نے لگائی بیٹھک. اب وہ پریشان کس بات پہ ہوئے؟ 2 باتوں پر ہوئے. ایک بات ناظرین کہ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے. میرے خیال سے مجھے آپ کو محاورہ سمجھانے کی ضرورت نہیں, آپ لوگ اتنے سینئر ہیں, اتنے سیزنڈ ہیں. الٹا چور کتوال کو ڈانٹے, کیونکہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں. آپ مہنگائی پر باہر نکل رہے ہیں نا, معیشت کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ آپ لوگوں نے پہنچایا, اور آپ مورد الزام اس کو ٹھہرا رہے ہیں جس کے ہاتھ یہ سسٹم لگا ہے ٹوٹل 9 مہینے پہلے. یہ تو بڑا ہی انجسٹیفائڈ ہے, بڑی غلط بات ہے. دوسری بات, آپ لوگوں کے حوالے سے وہ پریشان اس بات پہ بھی ہوں گے کہ آپ بیٹھیں, بیٹھک کریں, بیٹھک میں باتیں ہوں, پاکستان کی بہتری کی بات ہو, چلے مہنگائی کے لیے باہر نکلیں, مہنگائی کی بات ہو جائے, لیکن سازشیں تو نہ ہوں کہ حکومت کو گرایا جائے. وہ حکومت جو الیکٹ ہو کر آئی ہے اس کو سلیکٹڈ کہا جائے, اور پارلیمنٹ کو گرانے کی بات کی جائے, سسٹم کو خراب کرنے کی بات کی جائے. سسٹم جو نہیں چلے گا, جو آپ کہتے ہیں نا, بیسیکلی آپ سسٹم کو چلنے نہیں دینا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے, آپ لوگوں کو حکومتی بینچوں پہ بیٹھنے کی. اور اگر کبھی آپ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے بھی, کیونکہ آپ لوگوں کی باریاں ہوتی تھی, جب وہ حکومت میں آپ اپوزیشن میں, وہ اپوزیشن میں آپ حکومت میں, اینڈ وائس ورسا, لیکن آپ لوگوں کو فرینڈلی اپوزیشن کرنے کی عادت تھی. میں اللہ آپ سے یہ بات کہوں گی, بغیر ڈرے بغیر گھبرائے, آپ لوگوں کو پہلی بار کرنی پڑ گئی ہے صحیح والی اپوزیشن, کیونکہ اس بار جو تیسرا کھلاڑی آ کے بیٹھ گیا کرسی پہ, آپ کو وہ بندہ برداشت نہیں ہو رہا. تو لہٰذا اب آپ لوگ کٹر اپوزیشن بنے ہوئے, سخت اپوزیشن بنے ہوئے, لیکن اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو تیسرا بندہ ہماری جگہ پنجابی سے کہتے ہیں مل کے بہ گیا ہے, اینو کسی طرح تو فارغ کرایا جائے. لیکن آپ لوگ کتنی سازشیں کر لیں گے. لیکن اگین آئی ووڈ سے کہ اگر آپ جمہوریت کو سمجھتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے ٹرمز کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. IMF کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے شاہ صاحب کو بڑی پریشانی ہے. کیا کہتے ہیں ذرا ملاحظہ کیجیے. جی, IMF کی باتیں کر رہے ہیں, پالیسیز کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو اتنی ٹینشن کھائے چلے جا رہی ہے, پھر ان صاحب کو بلا لیں, وہ ویسے بھی اشتہاری ہیں, ذرا اشتہاری آ کے عدالت میں بھی حاضری لگا دیں, جو کہ باہر بیٹھ کے بڑے آئیڈیاز بتاتے ہیں, جو کہ وزارت سمدھی امور بھی سنبھالتے رہے اور اس چکر میں وزیر خزانہ بھی بنے رہے. اسحاق ڈار صاحب کی میں بات کر رہی ہوں. شاہ صاحب, آپ لوگوں کو تو آج کل نون لیگ والے بڑے پسند ہیں نا, پیپلز پارٹی نون لیگ آج کل ایک ہی ہے, تو پیپلز پارٹی کی بات کریں, نون لیگ کی بات کر لیں, ایک ہی بات ہے. اسحاق ڈار صاحب کو پھر بلا لیں کہ فیک میتھڈ سے, آرٹیفیشل طریقے سے, جو کہ غلط طریقہ ہے کہ آپ نے ڈالر کو بالکل ایک جگہ پر کھڑا کیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے بھی بہت سے نیگیٹو اثرات جو ہے وہ عوام اس ٹائم پہ بھگت رہی ہے. اس غلط میتھڈ کو تو یوز کیا گیا کیونکہ آپ کو اپنے ہی جو آپ کے ایک منسٹر تھے آپ کو سرو کر چکے ہیں, اور بہت ہی کمپیٹنٹ شخصیت ہیں, وزیر خزانہ جو بھی مشیر خزانہ ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب, شاید آپ کو عبدالحفیظ شیخ صاحب پہ بھی اعتماد نہیں ہے. اب ان پہ تو تھوڑا سا اعتماد کریں. تانے مارنے کے لیے بلاول صاحب کو بڑا اعتماد ہے کہ ہمارا بندہ اٹھا لیا جو کہ ہماری کابینہ میں تھا بطور وزیر, پھر اس پہ اعتماد بھی تو کریں نا کہ اگر وہ آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسد عمر صاحب سے بہتر ثابت ہو جائیں. یعنی آپ کو اعتماد زیادہ اسحاق ڈار صاحب پر ہے, جنہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے, ناظرین میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ڈالر کو ایک جگہ پر فکس کیا ہوا تھا. آپ کو عبدالحفیظ شیخ صاحب پر اعتماد نہیں ہے. جب آپ معیشت پہ تنقید کریں گے تو آپ اس بندے پر تنقید کر رہے ہیں جو کہ خزانہ کے معاملات کو سنبھال رہا ہے, یعنی آپ کو شیخ صاحب پر بھی اعتماد نہیں ہے. دوسری بات میں کرنا چاہوں گی, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ناظرین آتی ہے 2008 میں, تو 45 ارب کے قریب جو تھا وہ قرضہ تھا. انہوں نے قرضے کو جب انہوں نے حکومت چھوڑی تو آلموسٹ 61 ارب کے قریب پہنچ گیا, اور جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے اور جب وہ جاتی ہے تو آلموسٹ کوئی 95 ارب کے قریب قرضہ ہوتا ہے. یعنی 10 سالوں میں ان دونوں لوگوں نے, ایک شیر والی پارٹی ایک تیر والی پارٹی, انہوں نے 50 ارب کے قریب قرضہ لے لیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ذمہ دار وہی ہے جس نے 9 مہینے میں
ان کے 50 ارب کو آدھا کر دیں پھر آدھا کر دیں, اتنا قرضہ بھی نہیں لیا ہوگا. بڑا ہی ایک عجیب و غریب سا لاجک ہے. میں صرف یہی کہوں گی کہ ایسے لوگ جو کہ بالکل انجسٹیفائی کرتے تھے سچویشن کو, شرم ان کو مگر نہیں آتی. اور اب آج کی آخری بات. آخری بات سچویشن پہ بھی ناظرین فٹ بیٹھتی ہے اور میرے ذہن میں اچانک ہے, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہو جاتا ہے. یقین جانیے دوسرے کی خوشی میں خوش رہنا سیکھیے, آپ کبھی دکھی نہیں ہوں گے, یقین جانیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.